अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा गॉसेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस लॉ जो है वो हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं, फ़िज़िक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है हमारे पास, और हमेशा एग्ज़ाम्स में हमारे पास इसके एक क्वेश्चन आ जाता है कि गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट लिखें और उसकी एक एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करें। तो आज हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम गॉसेस लॉ के इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। Gauss's law states that the total electric flux out of a closed surface is equal to the charge enclosed divided by the permittivity. The electric flux is an area is defined as the electric field multiplied by the area of the surface projected in a plane and perpendicular to the field. According to the Gauss law, the total flux linked with a closed surface is 1 by E naught times the charge enclosed by the closed surface. The electric field is a basic concept of knowing about electricity. Generally, the electric field of the surface is calculated by applying Coulomb's law. But to calculate the electric field distribution in a closed surface, we need to understand the concept of Gauss law. It explains the electric charge enclosed in a closed surface or the electric charge present in the enclosed closed surface. यानी कि गॉस लॉ बेसिकली हमारे पास जो है वो एक लॉ है जिसका क्या स्टेट करता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना भी होगा हमारे पास क्लोज सरफेस में वो इक्वल होगा हमारे पास चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय द परमिटिविटी। परमिटिविटी को हम शो करते हैं ई नॉट से। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सरफेस इज 1 पाई ई नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। और हम कॉलम्स लॉ से कह रहे हैं कि हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सरफेस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं ना क्लोज सरफेस, तो हम जो है वो उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं गॉस लॉ। बस यही यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है गॉस लॉ और कॉलम्स लॉ का। एज पर द गॉस थ्योरम द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन अ क्लोज सरफेस इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल फ्लक्स इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जैसे हमने गॉस लॉ की बात की थी। देयरफॉर इफ़ ये जो साइन हमारे पास है ये हमारे पास फ्लक्स के लिए यूज़ होता है, इस टोटल फ्लक्स, एंड ई नॉट इज इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू इनक्लोज्ड बाय द सरफेस इज क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई नॉट। The Gauss law formula is expressed by electric flux is equal to Q by E naught। ठीक है, जब भी आप गॉसेस लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपने ये ध्यान में रखना है, गॉस लॉ फॉर्मूला क्या है, electric flux is equal to Q by E naught, where Q is equal to total charge within the given surface, E naught is the electric constant. The net flux through a closed surface is directly proportional to the net charge in the volume enclosed by the closed surface। तभी जो है वो आप उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पोटेंशियल यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ इक्वल टू ई डी इज़ इक्वल टू ए इज़ इक्वल टू क्यू नेट बाई ई नॉट। यानी कि जो उन्होंने वर्ड्स में लिखा है उसको आपने मैथमेटिक फॉर्म में यहाँ पे शो कराना है कि जो नेट फ्लक्स है थ्रू क्लोज सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इन द वॉल्यूम इनक्लोज बाय द क्लोज सरफेस। In simple words, the Gauss theorem relates the flow of electric field lines flux to the charges within the enclosed surface. If no charges are enclosed by a surface, then the net electric flux remains zero। यानी कि अगर हम सिंपल वर्ड्स की बात करें तो गॉस थ्योरम जो है वो सिर्फ हमें ये बता रहा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की किस तरह से होता है इनक्लोज सरफेस में। और अगर कह रहे हैं कि अगर कोई भी नो चार्ज में, यानी कि हमारे पास सरफेस में कोई भी चार्ज नहीं हुआ, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज़ीरो ही रहेगा। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इक्वल द फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। दिस मीन्स दैट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इक्वल टू द फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस। यानी कि तभी वो कांस्टेंट रहेगा कि जितनी एंटर हो रही हैं और उतनी ही बाहर जा रही हैं। ठीक है। The Gauss's theorem statement also give an important corollary. The electric flux from any closed surface is only due to the source's positive charge and 6 negative charge of the electric field enclosed by the surface. Any charges outside the surface do not contribute to the electric flow. और ये भी पता चल रहा है कि जो आउटसाइड की जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिक जो है वो इंटेंसिटीज़ होंगी वो इंटरफेयर नहीं करी, सिर्फ ये अंदर की बात हो रही है कि नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो आपस में मिल रही हैं। ठीक है, यानी कि बाहर की कोई हमारे पास फोर्स नहीं हो रही यहाँ पे। नेक्स्ट मैंने आपके पास डायग्राम भी शेयर की है कि गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म किस तरह से होती है। ऑल्सो ओनली इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन एक्ट एज सोर्सेज और सिंक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फॉर एग्जाम्पल कैन नॉट एक्ट एज सोर्सेज और सिंक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। The net flux for the surface on the left is non-zero. It encloses a net charge. Non-zero क्यों है? क्योंकि वो enclose कर रहा है net charge को। The net flux for the surface on the right is zero since it does not enclose any charge। और net flux वो ज़ीरो होगा जिसमें आपके पास कोई भी चार्ज enclose नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ की बात करते हैं तो हमारे पास 5 गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। फर्स्ट केस जो है वो इन द केस ऑफ अ चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। यानी कि एक केस हमारे पास आ जाता है जो जहाँ पे चार्ज रिंग ऑफ रेडियस की बात हो रही है। इन द केस ऑफ इनफिनिट लाइन ऑफ चार्ज
सेकेंड केस हमारे पास इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज का आ जाता है। थर्ड हमारे पास है द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज। एक इंटेंसिटी देखते हैं हम नियर अ प्लेन शीट ऑफ चार्ज की। फोर्थ केस आ जाता है हमारे पास द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर अ प्लेन चार्ज। एक इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड की देखते हैं हम नियर अ प्लेन चार्ज, ठीक है। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है द फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ अ कंडेंसर, यानी कि टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कंडेंसर की देख लेते हैं। यानी कि ये 5 एप्लीकेशंस आ जाती हैं हमारे पास गॉसेस लॉ में। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आ जाती है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट वायर। Consider an infinity long line of charge with the charge per unit length being lambda. We can take advantage of the cylindrical symmetry of this situation. By symmetry, the electric fields all point radially away from the line of charge and there is no component parallel to the line of charge. We can use a cylinder with an arbitrary radius and length L. Center on the line of charge is our Gaussian surface. यानी कि यहाँ पे जो है मैंने आपको शो कराई है एक स्ट्रक्चर जिसमें आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिट वायर हमें दिखाई दी जा रही है। As you can see in the diagram, the electric field is perpendicular to the curved surface of the cylinder, thus the angle between the electric field and the area vector is 0 and cos theta is equal to 1. यानी कि अब वो ये कह रहे हैं कि अगर आप डायग्राम में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द कर्व सरफेस है, थस क्योंकि एंगल जो है वो हमारे पास एरिया वेक्टर जो है वो 0 है क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू 1. The top and bottom surface of the cylinder lie parallel to the electric field. जो top and bottom surface of the cylinder को देखें तो वो parallel हैं एक दूसरे के. Thus the angle between the area vector and the electric field is 90 degree and cos theta is equal to 0. यानी कि अगर हम perpendicular के लिहाज से देखें तो हमारे पास जो है वो electric field and area vector is 0. और अगर हम दूसरे पैरेलल तरीके से देखें तो हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है जिसमें cos थीटा इज इक्वल टू 0. Thus the electric flux is only due to the curved surface. यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि ये प्रूव होता है कि सिर्फ कर्व सरफेस की वजह से ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि अगर हम पैरेलल की बात करें तब हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन जब हम परपेंडिकुलर की बात करें तो हमारे पास वेक्टर जो है वो 0 आ रहा है. अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एरो ए, यानी कि ई डी हमारे पास वही होगा जो हमारे पास पोटेंशियल होगा, और एरिया की बात हो रही है ए से. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कर्व्ड प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉप प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स बॉटम, यानी कि कर्व टॉप बॉटम तीनों को जब हम ऐड करेंगे कैलकुलेशन में हमारे पास क्या आ रहा है. अगर हम कर्व का देखें तो हमारे पास 0 आ रहा है, अगर हम टॉप का देखें तो हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है, और अगर हम बॉटम का देखें तो भी हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है. क्योंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि वो पैरेलल थे, ठीक है. तो अब यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट डी एरिया मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि हमारे पास cos थीटा जो था वो 1 था हमारे. अगर हम देखें ड्यू टू अ रेडियल सिमेट्री द कर्व सरफेस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड थ्रू आउट. ठीक है, अगर हम रेडियल सिमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड थ्रू आउट. तो यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई डॉट डी ए इज इक्वल टू ई डी ए इज इक्वल टू ई 2 पाई आर एल. 2 पाई आर एल यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे कर्व सरफेस की बात हो रही है. तो जब हम रेडियंस का पढ़ते हैं तो हमारे पास 2 पाई आ जाता है. द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस इज क्यू नेट इज इक्वल टू लेमडा डॉट एल. यूजिंग गॉस थ्योरम, अगर हम गॉस थ्योरम को देखें तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू क्यू नेट डिवाइडेड बाई ई नॉट, यानी कि जो हमने पढ़ा था हम लॉ में, इज इक्वल टू लेमडा एल बाई ई नॉट. ठीक है, अब क्या होगा, ई मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाई ई नॉट. फिर हमारे पास फाइनल क्या बन गई इक्वेशन, ई इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर ई नॉट. ठीक है, अगर हमने गॉसेस थ्योरम को अप्लाई किया यहाँ पे क्योंकि हम गॉस की एप्लीकेशन कर रहे हैं तो ये फाइनल हमारे पास आ गई. अब मीन्स हमने गॉस लॉ भी देख लिया, हमने उसकी एप्लीकेशन भी देख ली. अब हम एक छोटी सी चीज़ है उसको भी देख लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि आपको पता होना चाहिए. इतना एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना नहीं आता क्योंकि उससे सिर्फ एप्लीकेशन एंड लॉ पूछा जाता है, लेकिन ये मैंने एडिशनल चीज़ ऐड की है कि हाउ इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू द गॉस लॉ. क्योंकि अक्सर हमारे पास ये सवाल आ जाता है कि रीजंस में भी आ जाता है कि हाउ इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू द गॉस लॉ. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, द लॉ स्टेट दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन अ क्लोज सरफेस विल बी 0. अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो वो ये बताता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा इन अ क्लोज सरफेस विल बी 0 इफ़ द वॉल्यूम दैट इज़ डिफाइंड बाय द सरफेस कंटेन अ नेट चार्ज.
To establish the relation, we will first take a look at the Gauss law. If we take the Gauss law, it is represented as electric flux is equal to Q by E naught. Here, electric flux E is equal to electric flux through a closed surface S enclosing any volume V. Q is equal to total charge enclosed within V, and E naught is equal to electric constant. Meanwhile, the electric flux can now be defined as the surface integral of the electric field. It is given as electric flux is equal to E dot dA. Here, E is equal to electric field, dA is equal to vector representing an infinitesimal element of the area of the surface. Notably, flux is considered an integral of the electric field. This relation or form of the Gauss law is known as the integral form. यानी कि यहाँ पे जो है वो हमने देख लिया कि किस तरह से रिलेटेड है। जब भी हम गॉस लॉ की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हमारे पास किस तरह से कंसिडर होता है, इंटीग्रल फॉर्म में। तो ये इनका रिलेशन होता है क्योंकि हम इसको इंटीग्रल फॉर्म की यूज़ करते हैं गॉस लॉ में। नेक्स्ट, अब हमारे पास ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गॉस लॉ को डिस्कस कर लिया, उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस कर लिया और वो किस तरह से रिलेटेड है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ये भी डिस्कस कर लिया, और कॉलम्स लॉ एंड गॉस लॉ किस किस लिए यूज़ होता है ये भी देख लिया। तो होपफुली आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। अभी भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मसला है, कोई भी इशू है, आप मुझसे कह सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा।